नेताओं को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया। लक्ष्मीपुर में राजन चंद्रा नाम के शख्स की दुकान को दंगाइयों ने जला दिया। छत्रग्राम जिले के रौजन में कई हिंदुओं के घरों को जलाया गया और लूटपाट की गई। दिनाजपुर के जयजंग में हिंदुओं के गांव में आगजनी की गई। बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में भी भीषण हिंसा हुई है। इलाके में हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया। हिंदुओं की दुकानों पर भीड़ ने हमला किया और आग लगा दी। दुकानों में लूटपाट भी की गई। बांग्लादेश के सिलहट में भीषण हिंसा हुई है। मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है। भीड़ ने पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हैं। इलाके के पुलिस स्टेशन वीरान पड़े हैं। डर के मारे पुलिस कर्मियों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 440 लोगों की मौत हुई है। अवामी लीग के 20 नेताओं के शव मिले हैं। करीब 100 जगहों पर हिंदुओं पर हमले हुए। कम से कम 10 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की खबर आई है। महायुद्ध की खबरों में बात करेंगे। अमेरिका ने ईरान के हमले को लेकर क्या कहा है और ईरान को किसने दी इस्कंदर मिसाइलें। इसके अलावा जानेंगे इजरायल के शहरों में क्यों तैनात हो रही है रेस्क्यू टीम। ये तस्वीर साउथ लेबनान में इजरायली सेना के हवाई हमले की है। इजरायल का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह हो गया। ये वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इस जगह से ऑपरेट करते थे। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने साउथ लेबनान के यारोन में एक इमारत पर हमला किया है। दावा किया गया है कि इमारत से हिजबुल्लाह लड़ाके ऑपरेट करते थे। इसके अलावा कफ्र में बमबारी की गई है। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा किया गया है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट गैलीली में हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। कई ड्रोन को आयरन डोम ने मार गिराया है। हमले में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है। हिजबुल्लाह का दावा है कि हमला इजराइल के मिलिट्री साइट पर किया गया। हिजबुल्लाह ने शरजा में इजराइल के मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। हमला ड्रोन से किया गया। हमले से इजरायली बेस में आग लग गई है। कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है और हथियार भी तबाह होने का दावा किया गया है। ईरान का इजराइल पर हमले को रोकना अब नामुमकिन है। किसी भी वक्त इजराइल पर ईरान हमला कर सकता है। ये दावा अमेरिकी अधिकारियों ने किया है। उन्होंने कहा कि हमला रोकने का वक्त खत्म हो चुका है। रूस ने ईरान को इस्कंदर मिसाइल डिलीवर की है। इजरायली न्यूज सर्विस चैनल 14 ने दावा किया है। इस्कंदर मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इससे पहले मुरस्क BN इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी ईरान को रूस ने दिया था। हमले के डर से इजराइल के कई शहरों में रेस्क्यू यूनिट तैनात की गई है। IDF की रेस्क्यू टीम रैम बटालियन की तेल अवीव में तैनाती की गई है। हाइफा और क्रायोत में भी स्पेशल यूनिट टीम मौजूद है। हमास ने याहिया सिनवार को अपना नया नेता नियुक्त किया है। तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ये फैसला किया गया। सिनवार को इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। वेस्ट बैंक के नेबलस में इजरायली फोर्स ने भीषण हमला किया है। इजराइल की सेना का दावा है कि हमला फिलिस्तीनी लिबरेशन मूवमेंट के हेडक्वार्टर पर किया गया। धमाके में इमारत तबाह हो गई है। कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी है। आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सैलाब टॉप 9 में। राजस्थान के पाली में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। आवाज से इलाकों में पानी भर गया। घरों के भीतर पानी घुस गया। सोजत सिटी में एक युवक पानी में बह गया। NDRF ने रेस्क्यू करके युवक का शव निकाला। राजस्थान के फलौदी का ये लोहावाट पुलिस स्टेशन है। भारी बारिश की वजह से थाने परिसर में पानी भर गया। थाने में आने जाने के लिए पुलिस कर्मियों को ट्यूब में हवा भरकर लकड़ी के पट्टे में बैठकर आना पड़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। नदियों का पानी बड़े हनुमान मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वालों को दूसरी जगह जाने की सलाह दी। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी उफान पर है। केदार घाटी में हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से टेम्परेरी पुल बनाया गया। सेना ने यहाँ 2 पुल बनाए थे, जिसमें से एक पुल बह गया। अब इस जगह पर दोबारा पुल बनाने की कोशिश की जा रही है। मिर्जापुर में गंगा नदी में हो रहे कटान से आसपास के गांव में पानी भर चुका है। कई पेड़ उखड़कर नदी में समा गए। मकानों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों ने मदद की अपील की है।
पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सऊदी अरब में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मक्का में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। गाड़ियां डूबी नजर आई। प्रशासन ने लोगों को घर से न निकलने की अपील की है। ये तस्वीर सऊदी अरब की है। तेज बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गई। हालात ये हो गए कि वाहन पानी के तेज बहाव में बहते नजर आए। तस्वीर में दिख रही कार मलबे में फंस गई और कार में सवार युवक पानी में बह गया। काठमांडू में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवासीय इलाकों में पानी घर में पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अमेरिका के F-22 रैप्टर विमान ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के लेकिन हीथ एयरबेस पर इन्हें उतारा गया है। युद्ध के हालात में ये विमान इजराइल की मदद करेंगे। अमेरिका F-22 रैप्टर का एक स्क्वाड्रन इजराइल की मदद के लिए भेज रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान से कहा है कि इजराइल पर हमले के दौरान नागरिकों पर हमला न किया जाए। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने खामनेई को पुतिन का ये संदेश दिया है। हाल ही में शोइगु ने तेहरान की यात्रा की थी। को-पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। और बड़ी खबर इजराइल से हमले से जुड़ी हुई। इजराइल में हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। ईरान से पहले हिजबुल्लाह का हमला। इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। हिजबुल्लाह ने बड़े हमले की तैयारी की है। 24 घंटे के अंदर इजराइल में एक बड़ा हमला संभव है, ये जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने एक बड़े हमले की तैयारी वहां पर की हुई है। तो इजराइल में ईरान से पहले हिजबुल्लाह विनाश का सबसे बड़ा तूफान लाने जा रहा है। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ हमले का प्लान बना लिया है, बल्कि इसका ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कैमरे के सामने आकर कहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में 12 बड़े टारगेट को तबाह करने वाला ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। यह ऑपरेशन 30 मिनट का होगा। तो आज सुपर प्राइम टाइम की पहली सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए हिजबुल्लाह के हमले का एक्सक्लूसिव ब्लूप्रिंट। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अब तक का सबसे विध्वंसक ऑर्डर दे दिया है। इस ऑर्डर के तहत हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सरकार का मर्डर कर सकते हैं। इजरायल में ईरान से पहले हिजबुल्लाह तबाही मचाएगा। हिजबुल्लाह ने विनाश का ब्लूप्रिंट रिलीज कर दिया है। TV9 भारतवर्ष हिजबुल्लाह के इसी ब्लूप्रिंट की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। हिजबुल्लाह को रूस और ईरान से विध्वंसक हथियारों की खेप मिल गई है और इसी के साथ हिजबुल्लाह ने इजरायल पर अब तक का सबसे खौफनाक हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कुछ ही घंटों में उत्तरी इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में न सिर्फ इजरायली शहर बल्कि इजराइल के 4 सैन्य बेस भी दहल गए। हिजबुल्लाह ने इतना विध्वंसक आक्रमण किया कि उत्तरी इजराइल में वॉर इमरजेंसी लग गई। उत्तरी इजराइल के शहरों में हिजबुल्लाह ने इस तरह के एक के बाद एक कई ब्लास्ट किए। कई इमारतें तबाह हो गई।
हिजबुल्लाह ने इसराइल के शराका बेस पर रॉकेट हमला किया। हमले के बाद सैन्य बेस में भीषण आग लग गई। इसराइल के केला बेस पर हिजबुल्लाह ने करीब 40 रॉकेट फायर किए। इसराइली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। किरियत शिमोना में इतने रॉकेट फायर किए गए कि इजरायली एयर डिफेंस सभी को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। पश्चिमी गैलिली में हिजबुल्लाह के विस्फोट से 19 लोग जख्मी हो गए। गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह ने इजराइल की कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स ने हाइफा में भी भीषण तबाही मचाई। नहारिया में आयरन डोम की मिसाइल दिशा भटक गई, इजराइल में ही ब्लास्ट कर गई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने खासतौर पर इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़े ठिकानों को भी टारगेट किया। हिजबुल्लाह अब न सिर्फ रॉकेट बल्कि इलेक्ट्रिक ड्रोन से भी हमले कर रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह को शाहिद 101 इलेक्ट्रिक ड्रोन दिया है। ड्रोन की यह खेप ईरान ने रूस पहुंचाई है। रूस ने इसे सीरिया पहुंचाया। सीरिया से यह ड्रोन हिजबुल्लाह को ट्रांसफर कर दिया गया। हिजबुल्लाह को ईरान ने जो शाहिद 101 इलेक्ट्रिक ड्रोन दिया है उसकी रेंज 900 किलोमीटर है। यह 8 किलो का विस्फोटक ले जाकर तबाही मचाता है। यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, इजराइल को कई और घातक हथियार मिल गए हैं। शाहिद 101 इलेक्ट्रिक ड्रोन के अलावा ईरान ने हिजबुल्लाह को सी ड्रोन भी दिया है। हिजबुल्लाह ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम से भी लैस हो गया है। रिपोर्ट तो यह भी है कि तुर्की भी हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। ये हथियार मिलने के बाद अब हिजबुल्लाह इजराइल को समाप्त करने वाला ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से पता चला है कि हिजबुल्लाह ईरान से पहले ही वहां विस्फोट करने जा रहा है। इस बात का संकेत तब मिला जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर 12 बड़े टारगेट को तहस नहस करने का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। तो हिजबुल्लाह के हमले का ब्लूप्रिंट क्या है, अब इसे जानिए। हिजबुल्लाह इजराइल में 6,38,000 करोड़ रुपए की तकनीकी फैक्ट्रियों को तबाह करेगा। 2,60,245 करोड़ रुपए के केमिकल प्लांट को जलाने का प्लान बनाया गया है। 1,07,64 करोड़ रुपए की फूड फैक्ट्रियों को भस्म करने की रणनीति है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने 83,952 करोड़ रुपए के पावर प्लांट को टारगेट करने की धमकी भी दी है। इस तरह से अगर हिजबुल्लाह का हमला सफल रहा तो इजराइल को 10,82,943 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसी तरह हिजबुल्लाह इजरायली संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय, आईडीएफ मुख्यालय, मोसाद का मुख्यालय, इजरायली एयरबेस, आईडीएफ के खुफिया बेस, इजराइल के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर बड़ा धमाका करने जा रहा है। हिजबुल्लाह का प्लान यह है कि इतनी बड़ी तबाही से दहला इजराइल जब तक जवाबी कार्रवाई की तैयारी करेगा तब तक दूसरी प्रॉक्सी संगठन इजराइल के एटमी सेंटर पर हमले शुरू करेंगे जो हूती की अगुवाई में किए जाएंगे। हिजबुल्लाह का यह हमला 30 मिनट का हो सकता है। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर 12 बड़े टारगेट को तबाह कर सकता है हिजबुल्लाह, और इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह ने विनाश का जो ब्लूप्रिंट रिलीज किया है वो नसरल्लाह की स्पीच के बाद जारी किया है। हसन नसरल्लाह ने घोषणा कर दी है कि हिजबुल्लाह, ईरान और हूती एक साथ मिलकर इजराइल का खात्मा करने जा रहे हैं। وحدنا أو في إطار ود جامع لكامل المحور
هذه معركة كبيرة ودم غال وعزيز واستهداف خطير. इसी धमकी के साथ नसरल्लाह ने इजरायली सरकार को खत्म करने की हुंकार भी भर दी है। मोसाद से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, विदेश मंत्री इजरायल काट्स और आईडीएफ चीफ हेरजी हालेवी और मोसाद चीफ डेविड बार्निया की हत्या करने का प्लान भी बनाया है। हिजबुल्लाह की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ तो इजरायल ने इन सभी वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी है। मतलब यह कि इजरायली सरकार, इजरायली सेना और उसकी खुफिया एजेंसी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि इजरायली सेना लेबनान में विध्वंसक हमले कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में जुटी है। इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी कर कफ्र किला में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को भी मलबे में बदल दिया गया। यारोन इलाके में हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट को बर्बाद कर दिया गया। लेबनान के चाकरा में भी आईडीएफ ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। इतना ही नहीं, लेबनान की राजधानी बैरूत के आसमान में इजरायली फाइटर जेट ने कई बार चक्कर लगाए। इस दौरान पूरा शहर सोनिक बूम से डर गया। जाहिर है हिजबुल्लाह और इजरायल की तरफ से महाविनाश की पटकथा लिखी जा चुकी है। ईरान से पहले हिजबुल्लाह इजरायल को दहलाने जा रहा है। इसके बाद एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जिसकी कल्पना मात्र से कलेजा कांप जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लेबनान से बड़ी खबर है। लेबनान के जवाया में इजरायल की स्ट्राइक। आईडीएफ ने एक कार पर ड्रोन अटैक किया है। हमले में 2 लोगों की मौत, 6 घायल। इजरायल का दावा, कार में मौजूद थे हिजबुल्लाह लड़ाके। तो अरब में बड़े युद्ध के आसार बढ़ने लगे। ईरान ने फिर से अल्टीमेटम दिया है कि अगले 48 घंटे में इजरायल पर हमला करेगा। दरअसल ईरान के इस हौसले की वजह रूस और चीन का साथ है। रूस ने लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल की बड़ी खेप ईरान भेज दी है, जिसका इस्तेमाल ईरान इजरायल पर हमले में कर सकता है। इसके अलावा जवाबी हमले से बचने के लिए रूस ने ईरान को डिफेंस सिस्टम भी भेजे। यानी ईरान ने न सिर्फ सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, बल्कि इजरायल में बड़े विनाश का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। जिस खतरे का अंदेशा यूएन ने जताया था, वो खतरा नजदीक आता जा रहा है। जिस खतरे को लेकर अमेरिका ईरान पर अंकुश लगा रहा था, वो खतरा अब पूरे अरब पर मंडरा रहा है। वो खतरा न्यूक्लियर अटैक का है। पेंटागन और मोसाद ने अलर्ट जारी किया है कि ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट में यह सामने आया है कि ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में देर नहीं करेगा। तो क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं? अगर ऐसा है तो अरब को परमाणु विनाश से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक बार ईरान ने परमाणु विकल्प का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इजरायल पलटवार जरूर करेंगे। जो बेहद भयानक हो सकता है। तबाही हिरोशिमा नागासाकी से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस बार शक्ति संतुलन के लिए रूस और चीन ईरान के साथ है, इसलिए अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है।
हालांकि पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस और ईरान मिलकर अरब में कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके पीछे की वजह जानिए। रूस ने ईरान को लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई की है। इसके अलावा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी भेजे हैं, जबकि चीन भी सैन्य मदद भेजने की तैयारी में है। ईरान ने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ईरान ने अगले 48 घंटे का नोटाम जारी कर दिया है। अमेरिका सतर्क है। उसने ईरान की 48 घंटे में हमले की धमकी को गंभीरता से लिया है। इसके लिए इजरायल में हाई अलर्ट जारी करने को कहा है। साथ ही इराक सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने भी वॉर रेडी कर दिए हैं। जैसे ही ईरान ने 48 घंटे का नोटाम जारी किया, वैसे ही इजराइल ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। ईरानी मिसाइल मूवमेंट पर अमेरिका नजर रख रहा है। सैटेलाइट के जरिए इसकी जासूसी की जा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि इजरायल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम के अलावा सड़कों पर पोर्टेबल बंकर बनाए हैं, जिससे हमला होने की स्थिति में पोर्टेबल बंकर को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। मोबाइल पोर्टेबल बंकर के अलावा डेजर्ट एटमी बंकर भी बनाए हैं, जो हर तरह के हमले झेल सकते हैं। वैसे भी इजरायल की पूरी कैबिनेट तेल अवीव से यरूशलेम एटमी बंकर में शिफ्ट की जा चुकी है। वहीं से युद्ध से जुड़े सारे फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें रूस और चीन का भी इनपुट लिया जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे पहले ही तेहरान में रूसी एनएसए और पूर्व रक्षा मंत्री सरगई शोइगु मौजूद थे, जिसके बाद एक और खेप ईरान के लिए रवाना हुई। रूस से ईरान को एटमी मिसाइल और दूसरे हथियार पहुंचने शुरू हो गए हैं। रूस से भारी मात्रा में डिफेंस सिस्टम भी तेहरान पहुंचे हैं, जिन्हें ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर लगा रहा है। दूसरी ओर रूसी स्कंदर जैसी एटमी मिसाइल पहुंचने के बाद इजरायल वॉर रेडी मोड में आ चुका है। हमले से बचने के लिए सड़कों पर बंकर कैप्सूल रखे जा रहे हैं। और इजरायल को मिसाइल स्ट्राइक का डर है, क्योंकि रूस से मिसाइल ईरान पहुंच चुकी है। इसके लिए रूट था। पहले मिसाइलें मॉस्को से जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी पहुंची। इस दौरान 1962 किलोमीटर का सफर 24 घंटे में तय किया। आगे तिब्लिसी से आर्मीनिया की राजधानी येरेवन तक 272 किलोमीटर के सफर में 5 घंटे लगे, जबकि येरेवन से तेहरान तक पहुंचने के लिए 1073 किलोमीटर तय करने में 14 घंटे लगे। इस दौरान मिसाइलें जेंग जूर कॉरिडोर से होकर गुजरी। तेहरान पहुंचने के बाद रूसी मिसाइलों को तुरंत परमाणु ठिकानों पर रवाना कर दिया गया, जिसमें तेहरान एटमी सेंटर, इस्फहान न्यूक्लियर रिएक्टर, नातांज सीक्रेट न्यूक्लियर लैब, फोर्दो एटमी रिसर्च सेंटर और अरख परमाणु ठिकाना शामिल है। रूस से मिली मिसाइल और डिफेंस सिस्टम को ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर तैनात किया है। इससे साबित हो रहा है कि ईरान को भी सबसे ज्यादा खतरा परमाणु ठिकानों पर अटैक को लेकर है। रूस ने जिन मिसाइलों की खेप भेजी है, उनके बारे में जान लीजिए। पहली मिसाइल है स्कंदर, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। 70 किलो तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता है और स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्कंदर मिसाइल सिस्टम के अलावा मोरमांस्क बीएन सिस्टम भी रूस ने भेजा है। साथ ही S-300 डिफेंस सिस्टम भी ईरान पहुंच गए हैं।
इजराइल पर संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिका ने एक और समुद्री बेड़ा भूमध्य सागर में भेजा है। जबकि पहले वो 12 वॉरशिप भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक लगा चुका है। अब इजराइल की सुरक्षा के लिए दूसरे नेटो देश भी आगे आए हैं। ब्रिटेन ने भी एक समुद्री फ्लीट इजराइल के पास तैनात करने के लिए भेज दी है। इस बीच इजराइल की तरफ से कहा गया है, हमें खतरे का अंदाजा है। अगर हमें इनपुट मिलता है कि ईरान हमला जरूर करेगा तो हम इंतजार नहीं करेंगे। यानी इजराइल सुरक्षा के साथ आक्रमण के लिए भी तैयार है। इसके लिए योव गैलेंट ने पेंटागन से भी बात कर ली है। इस बीच ईरान ने खुद के डेवलप किए डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। जिनमें 9-day शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, अरमान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, हजारा कश एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। पावर 373 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम सैन्य ठिकानों की सुरक्षा में लगाया गया है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी है। दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ईरान को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अगर हमला करेगा तो बेहद विध्वंसक होगा। यानी अरब से ऐसी बारूदी आंधी की शुरुआत हो सकती है जिसमें पूरा यूरोप घिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बड़ी खबर सूमी से है, जहां रूस ने एक बड़ा मिसाइल अटैक किया है। रिहायशी इलाकों पर रूस ने दागी है मिसाइल। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है। और बीते 11 दिनों में रूस के 6 एयरफील्ड को यूक्रेन तबाह कर चुका है। मिसाइल और ड्रोन हमले में राख कर चुका है। इसी तरह बीती रात भी यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूस के मोरोजोव्स्क एयरफील्ड को निशाना बनाया। एयरबेस पर प्रचंड आसमानी प्रहार किया, क्योंकि मोरोजोव्स्क एयरफील्ड रूसी वायुसेना के बम वर्षकों का बेस है। यहां रूस ने सबसे बड़ा हथियार डिपो भी बना रखा है। इस अटैक पर यूक्रेन ने दावा किया कि एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ, जबकि रूसी डिफेंस और वॉर एक्सपर्ट यह आशंका जता रहे हैं कि यूक्रेन ने अमेरिकी जंगबाज यानी F-16 से एयर स्ट्राइक की। आखिर किसके दावे में है सच्चाई? क्या वाकई यूक्रेन ने F-16 से रूसी धरती पर तबाही मचाई? देखिए। जोरदार धमाके के साथ आसमान में तेजी से उठता बारूद से सने धुएं और आग का गुबार। ये तस्वीरें रूस के रोस्तोव प्रांत की हैं, जहां जबरदस्त ब्लास्ट के साथ ही आसपास का इलाका थर्रा उठा। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की गूंज सुनाई दी, क्योंकि एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। अब सवाल यह है कि रूसी धरती पर इतना भयावह प्रहार किसने किया? आखिर रोस्तोव के किस इलाके को बारूद से दहलाया गया? तो आपको बता दें कि रोस्तोव के मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमला किया।
इस हमले में रूस का Su-34 फाइटर बॉम्बर तबाह हुआ। मोरोजोव्स्क एयरबेस पर तैनात 2 एयरक्राफ्ट भी राख हुए। वहीं यूक्रेनी हमले में मोरोजोव्स्क का हथियार डिपो ध्वस्त हुआ। इस हमले को लेकर यूक्रेन ने दावा किया है कि रोस्टोव प्रांत के मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक की। कामिकाज़े ड्रोन्स के प्रहार से मोरोजोव्स्क एयरबेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों और हथियार डिपो को नेस्तनाबूद किया। जहां एक तरफ यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक का दावा कर रहा है, तो वहीं रूसी डिफेंस और वॉर एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि रोस्टोव प्रांत के मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर यूक्रेन ने F-16 लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी जंगबाज ने अपनी घातक मिसाइलों से मोरोजोव्स्क एयरबेस में तबाही मचाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि 3 अगस्त की रात रोस्टोव के मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर हमला हुआ। इस हमले से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर यूक्रेनी हमले के बाद तबाही साफ साफ नजर आ रही थी। जिस तरह मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर ब्लास्ट हुआ, जिस तरह यूक्रेन के हवाई हमले में रूसी एयरबेस राख हुआ, वो तमाम तरह के सस्पेंस खड़े कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कामिकाज़े ड्रोन से इतना भीषण हमला करना संभव नहीं है। तो क्या यूक्रेन ने रूसी एयरफील्ड पर हमले के लिए F-16 का इस्तेमाल किया? क्योंकि 2 दिन पहले यूक्रेन ने F-16 की पहली खेप मिलने का ऐलान किया था। F-16 फाइटर जेट को यूक्रेन के किसी खुफिया ठिकाने पर रखा गया। सीक्रेट एयरबेस पर F-16 को यूक्रेनी वायुसेना में शामिल किया गया। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट कहां से मिले, इसका भी खुलासा नहीं हुआ। 2 दिन पहले F-16 लड़ाकू विमानों के यूक्रेनी वायुसेना में शामिल होने की तस्वीरें दुनिया के सामने आई। इस मौके पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। मगर हैरानी की बात यह है कि रोस्टोव प्रांत के मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर हमला 3 अगस्त को हुआ। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन ने F-16 के डिलीवरी पर झूठ बोला? क्या 3 अगस्त से पहले ही F-16 की खेप यूक्रेन पहुंची? क्या F-16 ने ही मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर अटैक किया? एयरबेस पर हमले के साथ ही F-16 ने पहला मिशन पूरा किया। आपको बता दें कि रोस्टोव प्रांत में मौजूद मोरोजोव्स्क एयरफील्ड यूक्रेन बॉर्डर या फिर फ्रंट लाइन से करीब 265 किलोमीटर दूर है। ऐसे में F-16 के लिए रूसी एयरफील्ड पर हमला करना चुटकी का काम है। मगर यह कोई पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने रूस के किसी एयरबेस को निशाना बनाया हो, उस पर हमला किया हो। बीते 11 दिनों में यूक्रेन रूस के 5 से ज्यादा एयरफील्ड को निशाना बना चुका है। आखिर कब, कहां और कैसे, ये भी जान लीजिए। और जिस युद्ध नीति के जरिए पुतिन की सेना यूक्रेनी एयरबेस को निशाना बना रही थी, अब उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की ब्रिगेड रूस के खिलाफ कर रही है, यानी रूसी एयरफील्ड की तबाही। यूक्रेन ने पहला अटैक 26 जुलाई की सुबह पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर किया, तो वो भी ATACMS टैक्टिकल मिसाइलों के जरिए।
इस हमले में रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए। वहीं 26 जुलाई की शाम यूक्रेनी सेना ने दूसरे हमले को अंजाम दिया, वो भी आत्मघाती ड्रोन के जरिए। यह हमला सारातोव एयरबेस पर किया गया। इस ड्रोन हमले में 3 MI अटैक हेलीकॉप्टर राख हुए। यूक्रेनी ब्रिगेड ने तीसरा अटैक 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर किया, वो भी कामिकाजी ड्रोन्स के जरिए। इस हमले में रूस के Tu-22M3 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। 27 जुलाई को ही यूक्रेनी ड्रोन ने मर्मंस्क प्रांत के ओलेनिया नेवल बेस पर हमला किया। दावा किया गया कि ओलेनिया नेवल बेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी वायुसेना के 42 विमान राख हो गए। इस हमले के ठीक 2 दिन बाद यानी 29 जुलाई की रात ज़ेलेंस्की की सेना ने यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मर्मंस्क एयरफील्ड पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस अटैक में भी रूस का एक Tu-22M3 बम वर्षक तबाह हुआ। मतलब ये कि पुतिन के युद्ध नीति के जरिए ज़ेलेंस्की रूसी वायुसेना की दुर्गति कर रहे हैं। रूस की हवाई ताकत को सिलसिलेवार अंदाज में तबाह कर रहे हैं। ताबड़तोड़ अंदाज में रूसी एयरफील्ड पर हमला कर रहे हैं। रूसी एयरफील्ड पर हमले के बाद रूस भड़का हुआ है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस को इस बात की प्रबल आशंका है कि रोस्टोव के मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर यूक्रेन ने F-16 से तबाही मचाई है। लिहाजा अब जिस मुल्क ने यूक्रेन को F-16 की खेप सौंपी है, ये पता लगाने के लिए रूसी खुफिया एजेंसी के जासूस मिशन पर लग चुके हैं। मतलब ये कि डेनमार्क, नीदरलैंड्स और नॉर्वे पर जंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यही वो 3 मुल्क थे जो यूक्रेन को F-16 की खेप सौंपने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, बड़ी खबर। हमले के बाद का वीडियो सामने आया है। सड़कों पर दिखा तबाही का मंजर, धू धू कर जलते दिखे कई मकान। तो 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और इस बीच कई बार यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। लेकिन जंग में ऐसा पहली बार है जब ज़ेलेंस्की के जवान बॉर्डर पार कर रूसी सरहद में दाखिल हो चुके हैं। रूसी शहर कुर्स्क में इस वक्त पुतिन सेना ज़ेलेंस्की के जवानों से लड़ रही है। यूक्रेन आर्मी ने शहर में कई जगहों पर बड़ी तबाही मचाई है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने अचानक रूस में अपनी सेना भेजने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे ज़ेलेंस्की की रणनीति क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर मौजूद सेना का काफिला रूस का नहीं यूक्रेन का है। जिस जमीन पर यूक्रेन की सेना मौजूद है वो यूक्रेन की नहीं रूस की है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई जंग के बाद ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की धरती पर कदम रखा है। वो भी टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और तबाही के दूसरे सामानों के साथ। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब आधिकारिक तौर पर रूसी जमीन तक हो चुका है। कल तक जो यूक्रेन अपने शहरों को बचाने के लिए लड़ रहा था, रूसी कब्जे से अपनी जमीन छुड़वाने के लिए जूझ रहा था, वो यूक्रेन अब रूस की धरती पर कब्जे के इरादे से जंग में आगे बढ़ चुका है।
यूक्रेनी राष्ट्रपति का सबसे पहला टारगेट कुर्स्क है, जिसे पूरा करने के लिए द ग्रेट बैटल ऑफ कुर्स्क शुरू हो चुका है। ये कुर्स्क की तस्वीरें हैं, जिसे यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर दहला दिया, जिसके बाद शहर में कई जगहों पर आग लग गई। मगर ये यूक्रेन के प्लान का सिर्फ पहला चरण था। हमले के बाद सुबह 5 बजे यूक्रेन के सैनिक बॉर्डर से कुर्स्क में घुस गए। यूक्रेनी टुकड़ी में 300 सैनिक, 11 टैंक, 20 आर्मर्ड व्हीकल शामिल थे। ये सभी सैनिक सूमी कुर्स्क के बॉर्डर से दाखिल हुए, निकोलायेवो, दारिनो और ओलेशन्या की चौकियों पर हमला कर दिया। ये वीडियो कुर्स्क बॉर्डर का है। तस्वीरें तब ली गई जब यूक्रेन की सेना रूस में दाखिल हो चुकी थी। कतार में आगे बढ़ते ये यूक्रेन के स्ट्राइकर टैंक हैं। इन टैंक्स के साथ यूक्रेनी आर्मी ने रूस की धरती पर कदम रखा। कुर्स्क में यूक्रेनी जवानों ने कई रूसी सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दावा है कि इस वीडियो में कतार में चलते ये रूस के सैनिक हैं, जिन्हें यूक्रेनी जवानों ने बंदी बना लिया। 5 अगस्त को भी यूक्रेनी सैनिकों ने रूस में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। 6 अगस्त को यूक्रेन आर्मी ने एक बार फिर धावा बोल दिया और इस बार वो कामयाब रही। रूस में घुसते ही यूक्रेन आर्मी ने तबाही मचानी शुरू कर दी। इस वक्त सुत्जा में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यह कुर्स्क के सुत्जा का वीडियो है, जहां यूक्रेन ने टैंकों से हमला कर दिया। टैंक से निकला गोला इस शख्स की गाड़ी से थोड़ी दूर पर गिरा। सुत्जा में यूक्रेन ने 2 रूसी टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। इस तस्वीर में जिन रूसी टैंकों का मलबा नजर आ रहा है, वो रूस के T-62 टैंक हैं, जिन्हें ट्रक के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन रास्ते में यूक्रेनी आर्मी ने इन्हें कबाड़ बना दिया। टैंक ही नहीं, दावा है कि यूक्रेन ने रूस के सबसे घातक KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर को भी मिट्टी में मिला दिया। ये उसी हेलीकॉप्टर का मलबा है। दावा है कि यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं। कुर्स्क के सुत्जा में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। एक रूसी हेलीकॉप्टर और 6 टैंक तबाह हो चुके हैं। हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 घायल हैं। बीते 2.5 साल से जो ज़ेलेंस्की बैकफुट पर नजर आ रहे थे, वो अचानक फ्रंट फुट पर आकर जंग लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि यूक्रेन के जवान ज्यादा वक्त तक रूस की जमीन पर उसके खिलाफ टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों को कुर्स्क भेजा। माना जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन की एक बड़ी साजिश है। वो खास प्लान पर काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है, वो आपको बताते हैं। यूक्रेन बीते 6 महीने से क्रीमिया को दहला रहा है। रूस का एक बड़ा फोकस क्रीमिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब यूक्रेन सेना कुर्स्क की जमीन पर उतर गई है। ऐसे में यहां भी रूस को डिफेंस लाइन मजबूत करनी पड़ रही है। ज़ेलेंस्की पुतिन को क्रीमिया और कुर्स्क में उलझाकर 2 फ्रंट वॉर में फंसाना चाहते हैं, ताकि रूस का ध्यान यूक्रेन से शिफ्ट कर सके और मौका मिलने पर वो रूसी फौज को पीछे ढकेल दे। ज़ेलेंस्की का प्लान कितना कामयाब होगा, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी कुर्स्क में यूक्रेन को धूल चटाने के लिए रूस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। ये कुर्स्क का वीडियो है, जहां रूस ने यूक्रेनी टैंकों पर ड्रोन से बम बरसाए और उन्हें तबाह कर दिया। सड़क किनारे धू धू कर जलता ये यूक्रेनी ट्रक है, जिसमें हथियार भरे थे, लेकिन ड्रोन अटैक में ट्रक के पर खच्चे उड़ गए। यूक्रेन के अब तक 16 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो चुके हैं। वहीं रूस ने 6 टैंक, 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और 4 आर्मी ट्रक के पर खच्चे उड़ाने का दावा किया है। 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक भी मारे जा चुके हैं।
रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी टुकड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सत्य यही है कि यूक्रेनी आर्मी रूस में घुस चुकी है, जिसका सीधा सा अर्थ है आने वाले दिनों में यूक्रेन जैसी तबाही रूसी शहरों में भी दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में बीते एक महीने से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो सरकार के खिलाफ था, आरक्षण नीति के खिलाफ था, शेख हसीना के खिलाफ था। लेकिन 3 दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और आरक्षण को भी खत्म कर दिया। मगर अब हिंसक प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों को जलाया जा रहा है। चुन चुन कर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग क्यों की जा रही है। देखिए। आग की लपटों में झुलसते मकान, हिंसक उपद्रवियों का भीषण अत्याचार, हर तरफ मची चीख पुकार, जान बचाकर भागते हिंदुओं के परिवार। बांग्लादेश के 44 जिलों में हालात कुछ ऐसे ही भयावह हैं। कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदुओं के घर, मकान और दुकान हैं। हर जिले में, हर कस्बे में, हर इलाके में हिंदू परिवारों को चुन चुन कर मारा पीटा जा रहा है। उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही है। ये तस्वीरें ढाका में हिंदू सिंगर राहुल आनंद की है, जो कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। कट्टरपंथियों ने उनके घर पर धावा बोला। हमलावरों ने पहले उनके घर का गेट तोड़ा, उसके बाद घर के अंदर तोड़फोड़ की। घर में रखे फर्नीचर, आईना, कीमती सामान तक सब कुछ ले गए। उसके बाद पूरे घर में आग लगा दी। यकीन मानिए, 140 साल पुराना घर चंद मिनटों में राख हो गया। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने उनके घर में मौजूद 3000 से ज्यादा हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कलेक्शन को भी जला दिया। इसके अलावा बांग्लादेश के छत्रगाम जिले में पहले तो हिंदू परिवारों को घर से बाहर निकाला गया और फिर घर में रखे सामान को लूटा गया, सरेआम लोगों को पीटा गया और इसके बाद हिंदुओं के एक एक घर को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के छत्रगाम जिले में हिंदुओं के 10 से ज्यादा घर फूंक दिए गए, मगर कोई बचाव में नहीं आया। पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। ठीक इसी तरह दिनाजपुर के हिंदू बहुल गांव में भी दंगाइयों ने कोहराम मचाया। दिनाजपुर के जयगंज गांव में हिंदुओं पर हमले किए गए। 50 से ज्यादा कट्टरपंथियों की टोली इस गांव में पहुंची और हिंदुओं के मकानों को फूंकना शुरू कर दिया। चंद घंटों के भीतर सब कुछ खाक हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हर तरफ अराजकता फैली है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं के बचाव में ना तो आर्मी नजर आ रही है और ना ही पुलिस हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों को रोक पा रही है। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के 44 जिलों में हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाया गया। हिंदुओं के मंदिरों, घरों, दुकानों और संपत्तियों को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ
क्रूरता को जमाते इस्लामी ने भी माना। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही जमाते इस्लामी जैसे कट्टर संगठनों के टारगेट पर हिंदू हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI जमाते इस्लामी के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुओं को निशाना बना रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ISI जमाते इस्लामी के जरिए बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग कर रही है और इसका सबूत तस्वीरों की शक्ल में सामने आ रहा है। अब जरा जैसोर से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। जैसोर में खुलेआम हिंदुओं के घरों को लूटा गया। दंगाई सारा सामान अपने साथ ले गए। कीमती गहनों और अन्य सामान की लूट हुई। कुछ हिंदू परिवारों ने दंगाइयों का विरोध किया तो उनसे मारपीट की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात गाजा की। गाजा में युद्ध विराम की सभी कोशिशें खत्म हो गई। सीज फायर की सभी उम्मीदें टूट गई हैं। गाजा की धरती पर फिर से विनाश का बहुत बड़ा बवंडर आ गया है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन याह्या सिनवार ने इस्माइल हानिया की जगह ली। सिनवार हमास का चीफ बना तो नेतन्याहू और उनकी सेना बुरी तरह से बौखला गई। सिनवार के हमास चीफ बनने के साथ ही इजराइल ने गाजा की समाप्ति का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। गाजा में जंग की आग फिर से बहुत विकराल हो गई है। गाजा में विनाश का आकार और प्रकार बड़ा हो गया है। इस्राएली सेना की बमबारी फिर से बहुत तेज हो गई है। IDF जिस तरह से हमले कर रही है उससे उत्तर से लेकर दक्षिण गाजा तक तबाही का बहुत बड़ा तूफान आ गया है। गाजा की जंग में जो नया और बड़ा टर्न आया है उसकी वजह है याह्या सिनवार। याह्या सिनवार अब हमास का चीफ बन गया है। मतलब यह कि उससे हानिया की जगह मिल गई है। वो अब हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का हेड बन गया है। याह्या सिनवार अब तक हमास का गाजा चीफ था, लेकिन इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अब याह्या सिनवार हमास का चीफ बन गया है। याह्या सिनवार ही पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए नरसंहार का मास्टरमाइंड है। सिनवार को इजराइल दुश्मन नंबर 1 मानता है। अब इसी याह्या सिनवार को हमास का मुखिया बना दिया गया है। इस बात से भड़की इजरायली सेना ने गाजा को शमशान बनाना शुरू कर दिया है। सिनवार को मौत के घाट उतारने के लिए इजराइल ने जमीन और आसमान एक कर दिया है। वेस्ट बैंक के नाब्लुस में इजराइल ने फतेह के हेडक्वार्टर को धराशायी कर दिया। गाजा में IDF ने अल कसाम कमांडर के घर को तबाह कर दिया। लास्ट में अल कसाम के 45 लड़ाके मारे गए। राफा में हमास से जुड़ी बिल्डिंग को भी टारगेट किया गया। हमले के बाद बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। जेनिन में इजरायली सेना ने रेफ्यूजी कैंप को तहस नहस कर दिया। हमले में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना अब उन जगहों को टारगेट कर रही है जहां सिनवार के छिपे होने का शक है। एक तरफ इजराइल ने सिनवार को खत्म करने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, तो दूसरी तरफ सिनवार को हमास चीफ बनाए जाने से अल कसाम के हौसले बुलंद हो गए हैं। अल कसाम के लड़ाके भी इजरायली सेना को जख्म दे रहे हैं। यही वजह है कि गाजा युद्ध का स्वरूप बहुत ही विध्वंसक हो गया है।
गाजा में एक बार फिर से जिस तरह का विध्वंसक संग्राम छिड़ गया है, उससे अमेरिका युद्ध विराम की जो कोशिशें कर रहा है उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और 13 जुलाई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने हमले का कनेक्शन ईरान से ढूंढ निकाला है। आखिर क्या है FBI की सनसनीखेज थ्योरी, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। ट्रंप पर गोली चली, वो बाल बाल बचे। पेंसिल्वेनिया में हुई इस घटना के बाद FBI इसकी जांच करने लगी, जिसने अब चौंका देने वाला खुलासा किया है। हत्या की साजिश का एंगल ईरान से जोड़ दिया है। ईरान से अमेरिका की दुश्मनी पुरानी है और अभी ईरान इजराइल पर हमले की धमकी भी दे रहा है, जिसको लेकर पेंटागन ने अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे वक्त में ट्रंप को मारने की साजिश के पीछे ईरान का हाथ बताना थोड़ा हैरत भरा जरूर है। खैर, FBI ने जो कहा है वो समझिए। FBI ने एक आसिफ मर्चेंट नाम के पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है। FBI ने दावा किया है कि ईरान ने आसिफ मर्चेंट को अमेरिका भेजा था, जिसके निशाने पर पूर्व राष्ट्रपति और कई अधिकारी थे। इसके लिए आसिफ ने कई बार रेकी भी की थी और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को $5000 का एडवांस भी दिया था। लेकिन 12 जुलाई को अमेरिका से फरार होते वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें ट्विस्ट क्या है वो समझिए। जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर को आसिफ ने हायर किया था, दरअसल वो FBI का अंडरकवर एजेंट था। उसने आसिफ और ईरान का पूरा प्लान खोल दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि 12 जुलाई को आसिफ की गिरफ्तारी के बाद भी 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पर हमला नहीं रुक पाता। आखिर यहां FBI क्यों फेल हो गई? हालांकि अभी तक FBI आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर गोली चलाने वाले से कोई लिंक नहीं ढूंढ पाई है। फिर यह कैसे साबित करेगी कि आसिफ को ईरान ने प्लांट किया था, जबकि आसिफ मर्चेंट का ईरान से लिंक इतना भर है कि उसकी एक बीवी ईरान की है, जबकि एक बीवी पाकिस्तान में रहती है। बाकी वो ईरान, इराक और सीरिया के अलावा अमेरिका आता जाता रहता है, एक कारोबारी की हैसियत से। FBI ने कोर्ट को यह जरूर बताया है कि आसिफ मर्चेंट के साथ 25 लोगों की टीम थी, जो अमेरिका में उन लोगों को निशाना बनाना चाहते थे जो पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों को अपने बयानों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ट्रंप का नाम उसकी लिस्ट में कैसे आया और दूसरे लोगों के नाम क्या थे? क्या ईरान ने कोई लिस्ट दी थी? इस बारे में FBI कोर्ट में कोई जानकारी नहीं दे पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। टिप चाहिए? पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ? सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। आ तो गए, जाओगे कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी! प्रिया, भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। विक्रम! एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। A new design every 4 days to inspire you. Royal Touch. Luxury laminates plywood wooden floors. Stay curious. W. X. Z. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। मिलकर जीतेंगे, मिलकर जिताएंगे, मिलकर जीतेंगे, मिलकर जिताएंगे, मिलकर। हर एथलीट के पीछे न जाने कितनों की मेहनत जुड़ी होती है। चलो इस मेहनत में यस बैंक के साथ अपना सपोर्ट भी जोड़ दें।
तेज शेजवान चटनी। ये चटनी नहीं, रॉकेट है, रॉकेट। प्लास्टो सीपीवीसी पाइप्स ना गले ना जंग लगे, बेमिसाल मजबूती और सालों साल चलने की गारंटी। प्लास्टो है तो गारंटी है। इतनी सी सैलरी में घर की ईएमआई कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सिर्फ यही फील चाहिए लड़कियों को। पर अपने पार्टनर से पूछा है? मुझे चाहिए सेंसेशनल फील। और शायद आपके पार्टनर को भी। इंडियाज नंबर 1 मैन फर्स्ट कॉन्डम्स, चूज योर फ्लेवर। समझ आया कुछ? ऑलवेज अपने पार्टनर से पूछो। A new design every 4 days to inspire you. Royal Touch. Luxury laminates, plywood, wooden floors. Stay curious. ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। दिल्ली में मनु भाकर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। आज ही पेरिस से भारत लौटी हैं मनु भाकर। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? This is News 9 Live, India's only digital exclusive live stream. For the early adopters, bringing you the news 24/7. For the smart audiences on the smartest TVs. News 9 Live. Stream now on your smart TVs. Life of a goalkeeper is something which has always intrigued me. This is the highest level of pressure. When I set out to do something,